जय जगन्नाथ। सबसे पहले मेरे सारे सीनियर डेवलपमेंट ऑफिसर सर और मेरे जितने कॉलीग्स हैं यहाँ पर और जितने टर्मिनेटर डेवलपमेंट ऑफिसर सर हैं यहाँ पर और जितने यूनियन के लीडर हैं, हमारे बीएमएस के जितने मेंबर हैं, सभी लोगों को मेरी प्रणाम है। मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बात बताऊंगी कि किस तरह से मैं पिछले 10 साल से नाइंसाफ़ी का शिकार हुआ हूं एक टर्मिनेटर डेवलपमेंट ऑफिसर के हिसाब से। मेरे साथ जो हरासमेंट किया गया था और उस हरासमेंट के वजह से मजबूरी से मेरी नौकरी जाना पड़ा और आज तक मुझे इसकी कोई न्याय नहीं मिल पाया। सिवाय हाई कोर्ट पे हमने इसके बारे में दाखिला की। इसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मुझे स्टे भी दिलवाया। स्टे मिलने के बावजूद भी और मैंने जितने हमारे सेंट्रल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, सभी को हमने लेटर में उनको इन्फॉर्म किया और उन्होंने भी पॉजिटिव साइन लिए। इसके बाद भी हमें आज तक न्याय नहीं मिल पाया। उसी विषय में मैं आपके सामने यहाँ कुछ रखने वाला हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले हम उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है मोहन चरण मांझी, उनके पास इसी विषय में उनके पास गए थे ग्रीवेंस लेकर। उनको सारी चीज़ बताए और सबसे खुशी की विषय है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इसको अच्छी तरह से सुने, गंभीरता से मेरी सारी बात को वो सुने और सुनने के बाद क्या बोले, ऑनरेबल चेयरमैन LIC ऑफ इंडिया को क्या लिख के दिए, इसके बारे में सारे डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो को। सभी मेरे सीनियर डेवलपमेंट ऑफिसर सर और यूनियन लीडर्स और जितने मेरे कॉलीग्स टर्मिनेटर डेवलपमेंट ऑफिसर, मैं आपके छोटे भाई के हिसाब से अनुरोध करूँगा कि मेरी इस वीडियो को पहले से स्टार्ट कर एंड तक ज़रूर देखिए और हो सके तो इस वीडियो को, इस दर्दनाक जो हम संघर्ष में 10 साल से मेरी लाइफ गुजर रही है और पैनिक सिचुएशन में मैं गुजर रहा हूँ, अकेला ही मैं खुद लड़ रहा हूँ मेरी न्यायिक लड़ाई, कोई मेरे पास नहीं है, मैं अकेला गिर गया हूँ। और इसी मेरे यही वीडियो आप ज़रूर शुरू से लेकर एंड तक देखिए, सभी को शेयर कीजिए। और हमारे जो लीडर है जो जॉब सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर कब से लगे हुए हैं, फाइट कर रहे हैं, उनको मेरी रिक्वेस्ट है काइंडली आप मेरे इस दर्द भरी कहानी को ज़रूर सुनिए और इस छोटे भाई को इंसाफ दिलाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मैं आपको मेरे बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, मेरी आइडेंटिटी के बारे में। मेरा नाम है आशीष दास। माय नेम इज़ आशीष दास। आई बिलोंग टू ए वेरी पुअर फैमिली फ्रॉम ओडिशा। ड्यू टू द अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ माय फादर एंड ब्रदर, I am the sole incoming earning member of my family. There is my 75 years old mother in my home who is bedridden. Now she is going through a major operation which requires 10 lakh rupees. But unfortunately we have no money, we have financial problems. I am not able to operate her. Because मैं आपको बताना चाहूँगी कि उड़ीसा का ऐसा सिचुएशन है, यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उसको कुछ नहीं मिल रहा है और जो धनी लोग हैं यहाँ पर, जो पैसे वाले लोग हैं, जितने 4 बिल्डिंग है, 5 बिल्डिंग है, उनके 4 कार है, जो सरपंच है उन लोगों की BPL कार्ड है और जो गरीब है वो हमेशा गरीब रहता रहेगा, वो खाने को नहीं पा रहा है। सिचुएशन हमारा है, जबकि हमारा कोई कार्ड नहीं है, जब हमारा कोई हेल्थ कार्ड नहीं है। इस सिचुएशन में हम गुजर रहे हैं, आपको पता होगा, मेरी दर्द आप ज़रूर महसूस कर पा रहोगे। तो जो भी है, मेरी माँ है मेरे पास,
75 ईयर्स ओल्ड, जो बेड रिडन है। और इस सिचुएशन में मैं अकेला वेरी डिफ़िकल्ट के साथ 2008 में पढ़ाई करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रिटन एग्जामिनेशन दिया। और उस समय जो 2008 में जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ निकला था, उसमें डेवलपमेंट ऑफिसर की न्यूज़ निकला था। हमने पढ़ाई किया, इसके बारे में खबर पाया, हम लाइब्रेरी में जाते थे, पढ़ाई करते थे। और उससे पहले बड़े मुश्किल से ट्यूशन करके घर के घर घूमकर ट्यूशन करते थे, और जो पैसा लाते थे उसी से हम कोचिंग लेते थे, और कोचिंग लेकर हम पढ़ाई करते थे। और भगवान की कृपा हो गई, और एक तरफ से मेरे पिताजी भी गुजर गए, मेरे भाई भी गुजर गए। और इसके बाद कृपा करे भगवान, मुझे LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर के हिसाब से 2008 की जो अपॉइंटमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ निकला था, उसमें रिटन टेस्ट दिया, इंटरव्यू दिया, इसके बाद मेडिकल हुआ, इसके बाद हमारा सिलेक्शन हुआ। उस समय ना एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में कोई भी चीज़ मेंशन हुआ था कि टर्मिनेशन के बारे में, आफ्टर कन्फर्मेशन योर जॉब विल बी टर्मिनेटेड एट एनी मोमेंट, इसके बारे में कहाँ भी मेंशन नहीं हुआ था। लेकिन हम जब ट्रेनिंग लिए, ट्रेनिंग के समय भी हमको कुछ बताया नहीं गया कि जॉब का रोल ऐसा है कि आप किसी भी समय हो आपका टर्मिनेशन हो सकता है। 2008 में हम जब जॉब में ज्वाइन किए, तब 2009 स्पेशल रूल 2009 उस तक नहीं आया था। जब हमको अपॉइंटमेंट दिया गया, मेरी अपॉइंटमेंट हुआ 3/2/2009 में बरहमपुर डिवीज़न उड़ीसा में ईस्ट सेंट्रल जोन के अंदर। और हम अपॉइंटमेंट होने के बाद कन्फर्मेशन हुई। कन्फर्मेशन के बाद हमको लेटर में लिखा गया कि योर जॉब इज़ गवर्न्ड बाय द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल, स्पेशल सर्विस रूल 2009। इससे पहले ना स्पेशल रूल 2009 के बारे में कोई जिक्र किया गया कि टर्मिनेशन क्लॉज के बारे में कोई भी चीज़ हमको अपॉइंटमेंट लेटर या ट्रेनिंग पीरियड में हमको बताया नहीं गया। हम अंधेरे में रहकर इसके बारे में जॉब में ज्वाइन किए कि एक अच्छा जॉब है। ट्रेनिंग के टाइम को हमको ऐसा हमारे साथ ऐसे ट्रीटमेंट दिया गया जैसे लगा कि अरे इतना बढ़िया जॉब है भाई, हमको डेवलपमेंट ऑफिसर क्लास 2 ऑफिसर का जॉब इतना बढ़िया जॉब है, और कन्फर्मेशन के बाद हमको कोई नहीं निकाल सकेगा। हमारे जो नेता लोग उस समय थे, हम जिसके मेंबर थे उनके नाम हम नहीं लेंगे, उस यूनियन के हम इसका मेंबर थे, हम ले भी देते थे, फिर भी हमारे बात वो साइलेंट रह गए, कुछ नहीं बोले इसके बारे में। मेरे साथ जो अन्याय किया गया, मेरे साथ जो हरासमेंट किया गया, वो बोले कि कन्फर्मेशन के बाद आपको कोई जॉब से निकाल नहीं पाएंगे। और हम इस भरोसे में रहे, और कन्फर्मेशन के बाद पहली जो सुनामी आई उसमें हमारी तबाही हो गया। आपको बता रहा था कि हमने 2009 में जॉब में ज्वाइन किए, फिर कन्फर्मेशन हुए, और 2014 में कन्फर्मेशन होने के बाद, जब कन्फर्मेशन हो गया, इसके बाद मेरे ब्रांच में जो ABM सेल्स थे और जो सीनियर ब्रांच मैनेजर थे, पता नहीं मुझे हमेशा क्यों वो परेशान करते थे, डिमोरलाइज करते थे। एजेंट के सामने मुझे गाली करते थे। कोई एजेंट, मेरे लेडीज एजेंट हो या जेंट्स एजेंट हो, उसके सामने एक डेवलपमेंट ऑफिसर को गाली करे तो वो एजेंट हमको क्या रिस्पॉन्सिबल लोगे? वो एजेंट हम थोड़ी ही मानेंगे हमको। हम इसके बारे में हमारे यूनियन को बताया, यूनियन भी हंस के उड़ा दिया मेरी बात को, और बोला कि अरे भाई, जो बिजनेस करेगा उसको यहाँ पे फूल माला मिलेगा, जो थोड़ा सा लो बिजनेस करेगा इसको कोई नहीं पूछेगा। हम यहाँ पे चुप रह गए, क्योंकि वहाँ पर सीनियर लीडर थे, उसके सामने अगर हम कुछ बोलते थे वो हमको 10 बातें बोल देते थे, हम कुछ नहीं बोल पा रहे थे। सब कुछ चुपचाप हम सहन कर रहे थे। और इसी तरह कंटिन्यू हमारे ब्रांच में ABM सेल्स और सीनियर ब्रांच मैनेजर दोनों मिलकर मेरे साथ हरासमेंट करते रहे। अटेंडेंस रजिस्टर मेरे से छुपाते थे जब मैं सिग्नेचर मारने आता था, और एजेंट को
डिमोटिव करते थे, डिमोरलाइज करते थे। मेरे सामने एजेंट के सामने हमको गाली करते थे, तो एजेंट हमको खातिर नहीं करते थे, बिजनेस नहीं लाते थे। जो 3-4 एजेंट काम करते थे उसी की वजह से मेरे कन्फर्मेशन हो गया। लेकिन इसके बाद एजेंट हमको नहीं माने, बोले कि सर आपका क्या आइडेंटिटी है, आपको तो भी ABM गाली करता है, सीनियर ब्रांच मैनेजर गाली करता है। तो ऐसे डिमोरलाइज हो गया मैं, और डिमोरलाइज होने के कारण 2014 में हमारा शोकज नोटिस आ गया। पहले आया डिवीज़न का शोकज आ गया, और डिवीज़न के शोकज में हमने रिप्लाई लिख के दिया। तो उसी समय जो 2014 की बात आपको बता रहा हूँ, उसी समय हमने हमारा जो उस समय मुन्ना लाल जी का केस उस समय बहुत ज़ोर से ले रहा था, और फेसबुक से मैंने शिव प्रसाद जी, विवेकानंद जी, उनका नंबर पाया। उनसे मेरे कांटेक्ट में वो सब मेरे कांटेक्ट में थे। विवेकानंद जी सर वो वगैरह सब मेरे कांटेक्ट में थे। और विवेकानंद जी सर मुझे बताए कि देखो आशीष, एक बार अगर तुमको शोकज का लेटर इशू हो गया तो ब्रह्मा आएंगे तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, तुम्हारा टर्मिनेशन कन्फर्म है। तुम इमीडिएट काम करो, तुम हाई कोर्ट को चले जाओ। और उसके सारे एग्जाम्पल मुझे दिखाए, कितने कोर्ट के ऑर्डर मुझे प्रोवाइड किए उस समय विवेकानंद सर, किन किन लोगों का स्टे हुआ था, वो सब ऑर्डर मुझे प्रोवाइड किए। मुझे बोले कि भाई एक बार तुम्हें अगर शोकज का नोटिस मिल जाता है तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। तो उनकी बात मानकर हमने ये चीज़, जो हरासमेंट के बाद मैं कहना भूल गई आपको, ये जो हरासमेंट ब्रांच में मुझे किए, इसके बारे में मैं जोनल शोकज में रिप्लाई में लिखा। क्या लिखा हूँ आपको मैं दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। इसके जोनल शोकज में रिप्लाई लिखने के बाद इसके बारे में मैं बताऊँगा किस तरह से मेरे साथ जागती किया गया है। लेटर में लिखा गया कि आपका टर्मिनेशन स्पेशल रूल 2009 के अंडर से हुआ है, लेकिन अंदर कुछ अलग चीज़ है। हरासमेंट की वजह से मैं डिमोरलाइज हो गया और इसके वजह से मेरा टर्मिनेशन हुआ, ये तो सब कुछ छुपा गया है। और इसके जो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए किस तरह से मैं इसके बारे में जोनल शोकज के रिप्लाई में लिखा हुआ था। टू द जोनल मैनेजर LIC ऑफ इंडिया, ईस्ट सेंट्रल जोनल ऑफिस पटना, थ्रू प्रॉपर चैनल, रेफरेंस ईस्ट सेंट्रल जोनल ऑफिस मार्केटिंग डेटेड 31/3/2014 relating to my performance for the appraisal year ended on 30/11/2013। तो आप देखिए किस तरह से मैंने लिखा था उसमें। With reference to the above letter, I would like to lay the following few lines for your kind consideration and favorable orders. Sir, I was appointed in LIC on 30/10/2009 and with much difficulty, थोड़ी देर रुकिए यहाँ पे, and with much difficulties got myself confirmed on 3/11/2010. At this stage, my organization strength was 42, but unfortunately I could not add further agents to my organization due to stringent and tough marketing conditions. Rather, the strength of my organization went down and most of the agents got terminated. Viewing this, I put in my best efforts and started reinstating few terminated agents, and when I am
interested to grow my productivity and strength of the organization. यहाँ पे देखिए, यही लाइन मैंने हरासमेंट के बारे में जोनाल शोकज रिप्लाई में लिखा था. while सुनिए, the few terminated agents, and when I am interested to grow my productivity and state of the organization, the repeated harassment, insultation in front of my own agents, other agents and staffs from last 2 years highly demoralized me. देखिए, स्टाफ के सामने भी मुझे गाली करते थे, एजेंट के सामने भी मुझे गाली करते थे और अदर एजेंट के सामने भी मुझे गाली करते थे. Highly demoralized me, and out of frustration I could not succeed in my goal. Still, in this unfavorable situation, I put in my full efforts and started recruiting new agents, but became unsuccessful as most of them could not pass online test, and the discouraging trend in the pass percentage of the agents appearing in online test demotivated me, and I stopped recruitment. डिमोरलाइजेशन की वजह से हम एजेंट्स रिक्रूटमेंट भी धीरे धीरे बंद हो गया. एजेंट्स भी काम नहीं किए और एजेंट हमको खातिर भी नहीं किए. इसके बाद फिर से देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है इसके सेकेंड पेज में हमने लिखा है, when I was appointed as a professional development officer on 10/2009, the special rule 2009 was not came into effect. Therefore, it was not mentioned that the special rule 2009 nor special rule 1989 in our appointment letter, and also termination of service clause was not mentioned in that letter. I was totally unknown about the rule. After 9 months from our date of appointment, the special rule 2009 came into effect on 24/11/2009, and thereafter there is no notifications about the various terms and conditions of service and various cost norms from year to year basis, which is mentioned in special rule 2009 was circulated to me. As a result, I was totally in dark about the most norms and terms of the termination of service continuously for 4 years. इसके बाद, in this situation, it is my humble request to you, sir, termination of service under special rule 2009 is how far applicable to me, and is it right decision for me? इसमें लिखा था जोनल से कोच की रिप्लाई में, और लास्ट को हमने लिखा था जो सिंपैथेटिक टर्म के बेसिस में हमने रिक्वेस्ट किया था जोनल मैनेजर को कि सर लास्ट पेज में हमने लिखा था सर, I belong to a very poor family. After the unfortunate death of my father and brother out of accident, I am the sole incoming earning member of my family. In my family, there is my marriageable dependent sister, and bedridden old mother. If in this condition and at this age my service got terminated, it will directly affect my bedridden old mother. Apart from this, I have already served this organization for more than 5 years, 5 valuable years, and at this juncture, nobody would like to leave an organization, and that too such a lucrative job, without giving his last flight. और फाइनली मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था अंडर दिस
Under these circumstances, I humbly request you to you kindly consider my case and allow me a single chance to prove my worth, and I assure you I must work for my beloved organization with utmost good faith and sincerity. If during this period I will not perform as per my assurance, you will terminate me as per the specified provisions. वही चीज़ मैंने जोनल शोकज में रिप्लाई लिख के दिया था कि मुझे इसके हरासमेंट किया गया है, ब्रांच में एजेंट के सामने मुझे मिसबिहेव किया गया है, इसकी वजह से मैं डिमोरलाइज होकर आज स्पेशल रूल के वजह से टर्मिनेशन होने वाला हूँ। लेकिन जब विवेकानंद जी सर बताए कि भाई तुम जो भी करो टर्मिनेशन तुम्हारा पक्का है, तुम इमीडिएट कोर्ट को चले जाओ, तो हम इमीडिएट सर की बात मानकर हम इमीडिएट ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास सरेंडर किए। ऑनरेबल हाई कोर्ट रीड पिटीशन नंबर ऑनरेबल हाई कोर्ट रीड पिटीशन नंबर 11,735/2014 WPC 11,735/2014 में ऑनरेबल हाई कोर्ट हमको हमारे फेवर में जजमेंट लाए। वो जजमेंट भी आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी। ये रहा वो जजमेंट का कॉपी आपके सामने है। जिसमें ऑनरेबल जिसने ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बोले कि कंसीडर्ड, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द पिटिशनर heard Mr. Srinivas Mahanti, learned counsel of the petitioner. The petitioner files this application seeking for a direction for the opposite parties to reconsider this representation dated 12/5/2014. रिप्रेजेंटेशन डेटेड 12/5/2014 जो है वो मेरे जोनल शोकज का रिप्लाई जो इससे पहले आपको दिखा रहा था। अभी क्या लिखा था, अंडर एनेक्सर 8 which is pending before the opposite party number 1 zonal manager LIC of India for consideration. यहाँ पे लिखे हैं जज साहब, considering the limited nature of grievance made by the petitioner without expressing any opinion of the merits of the case, this re-petition is disposed of directing opposite party number 1 को ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन दिया to consider the representation of the petitioner pursuant to Annexure 8 जो मेरा जोनल शोकज का रिप्लाई था, जिसमें मैंने उनको लिखा था कि सर मेरे साथ हरासमेंट हुआ है और मुझे 1 ईयर चांस दीजिए, अगर मैं 1 ईयर के अंदर मेरा बिजनेस नहीं कर पाया तो मुझे टर्मिनेट कर देंगे। तो वही वाले Annexure 8 में है जोनल शोकज का रिप्लाई, कंसिडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द petitioner pursuant to Annexure 8 and pass appropriate order within the 2 months from the date of receipt of a certified copy of the order. इस ऑर्डर को रिसीव करने के बाद 2 महीने के अंदर पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर एज पर द Annexure 8 एज पर द जोनल शोकज रिप्लाई कोर्ट ने ऑर्डर किया। हाँ, तो द पिटिशनर इज डीम्ड टू प्रोड्यूस ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑल्दो कॉपी ऑफ द रीट पिटिशन with all this annexure before the opposite party number 1 so that he can act upon the same within the time stipulated. Urgent certified copy of order granted on proper application. ये पहला ऑर्डर है जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जोनल शोकज के रिप्लाई के ऊपर दिए थे, LIC को प्रोवाइड किए थे कि कंसिडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशनर एज पर द जोनल शोकज रिप्लाई Annexure 8 एंड गिव हिम 1 ईयर चांस विद इन द 2 months। लेकिन हम जब इस ऑर्डर को हमारे ब्रांच में हमारे जो सीनियर ब्रांच मैनेजर जो उनके पास सबमिट किया वो रिसीव कर लिए, लेकिन इसके ठीक एक दिन बाद ऑर्डर रिसीव करने के एक दिन बाद मुझे Annexure 3C पकड़ाया। Annexure 3C जिसमें लिखा हुआ था
ठीक एक दिन बाद एनेक्सर 3C ऑर्डर मुझे वो ऑर्डर रिसीव किए। इसके ठीक एक दिन बाद एनेक्सर 3C का ऑर्डर मुझे प्रोवाइड किया। मैंने बोला सर आपको कल ही मैंने हाई कोर्ट का ऑर्डर दिलवाया हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि मुझे 1 ईयर चांस दीजिए एज पर द एनेक्सर 8 कोर्ट ने ऑर्डर किया है, कंसिडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशनर। तो उन्होंने बोला कि देखिए हमने ये ऑर्डर हमको डिवीज़न को भेज दिया है, डिवीज़न लेकिन इसको कंसिडर नहीं किया और तुमको टर्मिनेशन ऑर्डर भेजा है, तो तुमको इसको रिसीव करना पड़ेगा। तो हमने बोला सर हम नहीं रिसीव करेंगे इसको। तो मुझे इतना रोना आया था उस समय, सर मैं क्या आपको मेरे फीलिंग के बारे में बता सकूँगा। उस समय मुझे बहुत रोना आया था कि कैसे एक तो हरासमेंट करते थे मेरे एजेंट को, मेरे सामने मुझे गाली करते थे, दूसरे में एक ऑर्डर कोर्ट का एक पॉजिटिव ऑर्डर वहाँ पे कोर्ट में ब्रांच में प्रोड्यूस किया, इसके बावजूद भी मुझे बोल रहे कि तुम्हें टर्मिनेशन ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, तो मैंने इसके बाद मेरे एडवोकेट को फ़ोन किया, तो एडवोकेट ने मेरी कॉल रिसीव किए। मैंने बोला सर कि ऐसा है आपने ऑर्डर दिलवाया कोर्ट से, लेकिन हमारा ब्रांच क्या करते हैं हमको टर्मिनेशन ऑर्डर दिलवाया है, जिस टर्मिनेशन ऑर्डर में उस समय लिखा हुआ था क्या, आफ्टर रिसीविंग दिस ऑर्डर योर जॉब विल बी टर्मिनेटेड आफ्टर द 3 months ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द नोटिस पीरियड। 3 महीने के बाद, आज रिसीव करने के 3 महीने के बाद योर जॉब विल बी टर्मिनेटेड। तब मेरे एडवोकेट ने बोले कि तुम एक काम करो, उस ऑर्डर को लेकर रिसीव करो और मेरे पास आ जाओ। तो इसके बाद हमने इस ऑर्डर को रिसीव किए और बहुत रोते हुए उसी दिन मैंने बहुत रोया। ज़िंदगी में मैं इतने रोया नहीं था कब। एक बहुत मुश्किल से मैं जॉब पाया था सर। मेरे परिवार का सिचुएशन ऐसा है कि मेरे कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, अकेला ही मैं लड़ रहा हूँ। इतने गरीब फैमिली में मुझे एक जॉब मिला और वो भी टर्मिनेशन हो गया, तो कैसे सिचुएशन मेरा होगा उस समय। बहुत रोते हुए मैं इस कॉपी को लेकर किसी को बता भी नहीं पा रहा था। अभी बोलते बोलते मेरे भाई आंसू आ गया है। बहुत रोया और घर को भी फ़ोन नहीं कर पा रहा था कि मेरा टर्मिनेशन हो गया है। और इमीडिएट मैं इसके अगले दिन मैंने हमारे एडवोकेट के पास गया और बताया सारी चीज़। और एडवोकेट ने और एक रिट पिटीशन कोर्ट में दाखिल किए 18,115 18115 WPC 18115/2014 में। और उसमें सारी चीज़ बताई कि देखिए कि इस तरह से कोर्ट ने 11,735 में ऑर्डर किया, लेकिन द कंसर्न अथॉरिटी इज़ नॉट ओबेइंग दिस ऑर्डर। तो इमीडिएट हाई कोर्ट ने क्या किया, इमीडिएट केस को स्टे कर दिया। उसी 3 महीने के अंदर स्टेटस को लगा दिया, द इंटरिम ऑर्डर विल बी कंटिन्यूड कर दिए। तो आज तक वो इंटरिम ऑर्डर के अगेंस्ट में कोई भी एडवर्स ऑर्डर पास नहीं हुआ है। जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले क्या होता था कि इंटरिम ऑर्डर 6 महीने के लिए वैलिड होता था। तब अब कुछ महीने पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 जज बेंच में जजमेंट में, वहाँ पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी थे, एशियन रिसर्फेसिंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसी ऑर्डर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोले हैं कि अनटिल आवर मेन केस इज कंटिन्यूड द स्टे ऑर्डर द स्टेटस को इन क्रिमिनल केस और इन सिविल केस विल बी कंटिन्यूड टिल द एंड ऑफ द मेन मैटर। जब तक हमारा मेन मैटर ख़त्म नहीं होता, हमारा मेन मैटर मतलब मुन्ना लाल जी का केस जिसमें स्पेशल रूल 2009 को चैलेंज किया गया है, और उसके बेसिस से आपको सबको पता है मुन्ना लाल जी का केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उससे मैं परिचित हूँ। 2014 से उन लोगों के साथ हमारा कांटेक्ट हुआ था, मुन्ना लाल जी के साथ, शिव प्रसाद जी के साथ सब। 2014 से मुन्ना लाल जी का केस हुआ इलाहाबाद कोर्ट हाई कोर्ट से, फिर से सुप्रीम कोर्ट में गया
और सुप्रीम कोर्ट ने इसे फिर से रीबैक कर दिए इलाहाबाद हाई कोर्ट को कि इसको फिर से रिफ्रेश ऑर्डर करके अकॉर्डिंग टू द लॉ भेजो। इस तरह से चक्कर काट रहा है, क्योंकि LIC जो चीज़ है, मैनेजमेंट जो चीज़ है, वो चाहता नहीं कि हमको जॉब सिक्योरिटी मिले, वो चाहता नहीं कि कोई डेवलपमेंट ऑफिसर फिर से जॉब में आए। तो इसीलिए वो उनका क्या टेक्निक है कि कोर्ट कचहरी के मामले में जानबूझकर काउंटर एफिडेविट ईयर आफ्टर ईयर लिंगरिंग कर रहे हैं। आपको शायद पता होगा KM शंकर जी, कर्नाटक के KM शंकर जी एक ही ऐसे आदमी है जो पहली बार सारे भारतवर्ष में पहली बार सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए। और ये अनफॉर्चुनेट की बात है, उनकी सुप्रीम कोर्ट में लड़ते लड़ते उनकी डेथ हो गई, वो शहीद हो गए। और हम सारे लोग को ये दे के गए कि वो जीत के आए। वही एक प्रूफ है, एक ही प्रूफ है सारे भारतवर्ष में आज तक सुप्रीम कोर्ट में जीतने वाला केस जो कंटिन्यूसली लड़ाई किए। कर्नाटक हाई कोर्ट सिंगल बेंच में उनको रीइंस्टेटमेंट किए विथ फुल बैक वेजेस। फिर से कर्नाटक हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच में LIC इसके अगेंस्ट में फाइट किए। फिर से उनको वही ऑर्डर पे होल्ड किए, उनको सारे सैलरी विथ बैक वेजेस के साथ देने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच ने ऑर्डर किए। इसके बाद भी LIC उनको नहीं छोड़ा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भागा, सुप्रीम कोर्ट में फिर से लड़ाई की सिंगल बेंच में। सुप्रीम कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट भी डिवीज़न बेंच और सिंगल बेंच के जजमेंट को अपहोल्ड किया और उसको कंटिन्यू करने के लिए बोला। इसके बाद भी LIC उनको नहीं छोड़ा, फिर से वो उनके अगेंस्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल किया। रिव्यू पिटीशन में भी खारिज कर इसको कंटिन्यू किया, वो उनको सैलरी देने के लिए बोला। इसके बाद भी LIC उनको नहीं छोड़ा, उसको क्यूरेटिव पिटीशन में डाला। इस तरह से ज़िंदगी भर उनको परेशान करते करते लास्ट मोमेंट में KM शंकर जी की देहांत हो गया। लड़ते लड़ते हमारे लिए ये करके गए कि सुप्रीम कोर्ट से पहले बंदा डेवलपमेंट ऑफिसर जो लास्ट उम्र में 56 ईयर्स में हमको दे के गए कि पहला डेवलपमेंट ऑफिसर जो सुप्रीम कोर्ट में जीत के आए। और उसके बाद उनके जो वाइफ है उनको शायद बेनिफिट मिला होगा। वो एक भूल किए थे उस केस में, रूल को चैलेंज नहीं किए थे, वरना सभी लोगों को हमको बेनिफिट मिल जाता उसी केस से। वो चीज़ है। जब हम हमारे बात बोले कि ये जो मेन मैटर है, मैं बोल रहा था कि मेन मैटर जो है मुन्ना लाल जी के केस, उसी केस को बेस कर कुछ हाई कोर्ट में लोगों का स्टे आज तक कंटिन्यू हो रहा है। कुछ हाई कोर्ट में बहुत से सारे डेवलपमेंट ऑफिसर जो डेवलपमेंट ऑफिसर का जॉब आज तक कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि मुन्ना लाल का केस सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में रीबैक हुआ है। उसके वजह से उनका सर्विस भी कंटिन्यू हो रहा है, वो भी सैलरी मिल रहा है। लेकिन मेरे मैटर ऐसा है, स्टे कंटिन्यू हो रहा है और LIC क्या किया ना, हमको हमारे मैटर में काउंटर दाखिल कर दिया है। LIC हमारे मैटर में काउंटर दाखिल कर दिया है। काउंटर में लिखा है कि सर हमने कोई उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं किए हैं। काउंटर में ऐसा लिखा हुआ है कि सर जो देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ जो हरासमेंट के बारे में मैंने जो कोर्ट में हाई कोर्ट में जो दिया था रिट पिटीशन में, उसके बारे में LIC ने रिप्लाई दिया कि सर हमने कोई हरासमेंट नहीं किए उसके साथ। वो ओरली हमको कुछ नहीं बताए सर। सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा, जो खुद हरासमेंट किए थे, ब्रांच मैनेजर, सीनियर ब्रांच मैनेजर हो या ABM हो, उन्हीं को अगर इंक्वायरी ऑफिसर किया जाएगा तो वो रिपोर्ट में क्या लिखेगा, आप बोलिए मुझे। जो चोर है उसको अगर पूछेंगे कि तुमने चोरी क्यों किया, तो वो क्या रिप्लाई देगा, पुलिस के आगे क्या मानेगा वो, क्या कि हम चोरी किए हैं। तो इसी तरह से जो हमको हैरासमेंट क्यों है, उसी को इंक्वायरी ऑफिसर बनाया गया। वो इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखे कि सर हम कोई हैरासमेंट नहीं किए, उसने हमको कोई ओरली नहीं बोला है कि रिटर्न लिख के नहीं दिया है, तो हमने कोई हैरासमेंट नहीं किए है। ऐसे रिपोर्ट हाई कोर्ट में प्रोड्यूस किए हैं। तो काउंटर तो उन्होंने दे दिया, लेकिन उसके बाद हमने बार बार उनको LIC मैनेजमेंट को चिट्ठी लिखा, रजिस्ट्री विथ AD पोस्ट में सर मेरा स्टेटस को आज तक कंटिन्यू हो रहा है। मैं बहुत परेशान में हूँ सर, और मैं ऑफ़िस में जा रहा हूँ, मुझे ऑफ़िस में अलाउ नहीं कर रहे हैं। मुझे काइंडली अलाउ कीजिए एज़ पर माई स्टे कंटिन्यूइंग।
तो उनको रजिस्ट्री एडी पोस्ट में बार बार बहुत बार 6-7 बार उनको लिख के दिया रजिस्ट्री एडी पोस्ट में, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। ऑफिस को गया तो अटेंडेंस रजिस्टर छुपा दिए, हमको नहीं दिए गए। और इसकी वजह से डिमोरलाइज है कि मेरे एडवोकेट के पास गया और उसी समय मुन्ना लाल का केस फाइनल स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। तो हमने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ हो जाएगा तो हमको बेनिफिट मिल जाएगा। और लेकिन बदनसीब की बात है वो सुप्रीम कोर्ट से आज तक कुछ भी नहीं हो पा रहा है और मुन्ना लाल का केस आज तक पेंडिंग है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और उसी के दौरान मेरा सारे पैसा ख़त्म हो गया। वकील को देते वकील का फीस 50,000 सीनियर काउंसिल एडवोकेट है और एक हियरिंग को 50,000 लेते थे, ऐसे ख़त्म हो गया सारे पैसा। मेरा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, मेरे कोई जॉब भी नहीं कर पाया। जितने इसके बाद सोच रहे होगे कि अभी तक तो तुम कुछ, मैं सारी चीज़ ट्राई किया जितना हो सके मेरे सारे गवर्नमेंट के जॉब के लिए एग्ज़ाम दिए, लेकिन आज तक सक्सेस हुआ 2-3-4 में सक्सेस हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन के अंडर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको तो पता होगा उड़ीसा में कितना करप्शन हो रहा है। करप्शन का ढेर है यहाँ पर, सारे लोग, गवर्नमेंट भी जानता है करप्शन हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं, उसके कोई अल्टरनेट नहीं कर रहे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद भी हमें जॉब नहीं मिला और आज तक हम बेकार है, इधर उधर घूम रहे हैं। तो हमारे वकील को बोले कि सर मेरे ये जो इंटरिम मर्डर है उसके सैलरी रिलीज़ करवाओ। पता नहीं मेरा वकील को क्या हो गया। और वकील बोले कि नहीं तुम्हारा केस क्या है कि हम इसको फाइनल करवा देते हैं। हमने बोले सर अगर फाइनल करवा देंगे हमारे केस को तो LIC क्या करेगा, फिर से सुप्रीम कोर्ट को भागेगा और सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए मेरे पास पैसा नहीं। तो वकील ने मुझे समझा रहे क्यों सुप्रीम कोर्ट को भागेगा, वो हाई कोर्ट में अगर पॉजिटिव तुम्हारा हो गया तो तुम्हें नौकरी दे देंगे, तुम्हें सारी सैलरी दे देंगे। मैंने बोला सर इससे पहले LIC इतना ये मूर्ख नहीं है, इससे पहले KM शंकर जी के केस में उनको ज़िंदगी गंवाने के लास्ट मोमेंट तक उनके पीछे भागते रहा। और मैं तो कुछ भी नहीं है, वो तो हमारे लिए बड़े भीष्म पितामह है KM शंकर जी। 56 ईयर्स की उम्र में वो लड़ाई कर रहे थे, कर्नाटक हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सारे पैसा उनके बर्बाद हो गया कोर्ट कचहरी के मामले में। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो वो हमारे वकील जो लगा हुआ है अभी किस तरह से काउंटर वो दे दिया है, हम रिजेंडर दे के केस को फाइनल कर दे, रफा दफा कर दे। मुझे तो लग रहा है कुछ तो कुछ तो यहाँ पर है, कुछ तो कोई ब्लैक पॉइंट है जिसकी वजह से मेरा वकील ऐसा बोल रहा है। कोई तो वहाँ पर अंदर की बात है, वकील बता नहीं रहा है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों फीलिंग हो रहा है कि वकील कुछ ना कुछ अंदर छुपा रहा है कि जिसकी वजह से वो मुझे फाइनल करवाने के लिए जा रहा है। और अदर वकील हायर करने के लिए मेरे पास पैसा भी नहीं है, फाइनेंशियल बहुत क्राइसिस है। ट्यूशन कर रहा हूँ, ट्यूशन करके गुजारा कर रहा हूँ, बहुत डिफ़िकल्ट में। ऊपर से मेरी माँ की ऑपरेशन होने वाली है, 10 लाख की रुपए ज़रूरत है ऑपरेशन के लिए। मेरे पास इतना पैसा नहीं, क्या करूँ, मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है अभी। तो इसी सिचुएशन में सारी चीज़ ऑर्डर हमारे पास है, सारे जितने कोर्ट के जितने ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का जो KM शंकर जी का ऑर्डर है, हमारे जो अनूप दा भी बहुत कोशिश किए, लेटरबाजी किए, बहुत चिट्ठी लिखे और सेंट्रल मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखे और हमारे जो लेबर मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखे, बहुत लगे हैं। अनूप दा भी जो काम किए हैं वो सराहने की बात है। आज तक भी वो अपना काम जारी रखे हैं, लेकिन बहुत लिंगरिंग हो गया, 10 साल गुजर गया है, लेकिन आज तक हमको किसी को कोई रिलीफ नहीं मिला। सारे लोगों का कॉन्फिडेंस टूट गया है कि क्या होगा कि नहीं होगा, जॉब सिक्योरिटी कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जॉब सिक्योरिटी क्या होगा कि नहीं होगा ये तो हमको पता नहीं। लेकिन शायद जब पाने के आशा में मेरी माँ गुजर जाएगी और मैं भी गुजर जाऊँगा, क्योंकि कितने दिन वेट करेंगे, एज भी चला जा रहा है, कोई जॉब भी नहीं मिल रहा है, सारे और करप्शन हो रहा है और जितने लोगों की जान पहचान है वो उसको एंट्री कर देते हैं, हमारे कोई जान पहचान नहीं, अकेला हूँ मैं। तो
इसी संदर्भ में बोलना चाहता हूँ, जॉब सिक्योरिटी तो लगे हैं, सारे यूनियन भी लगे हैं, कोई सब यूनियन जॉब सिक्योरिटी के लिए लगे हैं, वो तो बहुत दिन लगे, क्या कितने दिन लगेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मेरा ये जो ऑडियो है, मैं आपके सामने जो वीडियो रखा हूँ कि किस तरह से मेरा स्टे अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, और कंटिन्यू होने के बावजूद भी मैं उनको लिख के दिया, LIC मैनेजमेंट को हमने लिख के दिया, लिख के देने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं दिए। और मेरे सारे यूनियन लीडर से रिक्वेस्ट है कि सर मेरे इस ऑडियो को, इस वीडियो को सर मैनेजमेंट के पास, किसी हायर ऑफिशियल के पास पहुंचाए, ताकि मुझे न्याय मिल सके और इस परेशानी से मुझे छुटकारा मिल सके। हमने हाई कोर्ट के स्टे के बाद भी अनूप दा से भी इनकरेज मिला मुझे। अनूप दा जब चिट्ठी लिखना शुरू किए कोरोना के टाइम में, सारे मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखा, हमने भी पर्सनली सारे मिनिस्ट्री को मेल भेजा। और सबसे खुशी की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने LIC को भी डायरेक्शन दिया कि टेक नेसेसरी एक्शन इमीडिएटली एंड रिकन्सिडर हिज जॉब अगेन। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी उसमें लिख के दिया, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर भी 3-4 बार LIC को लिख के दिया कि उसके केस को कंसिडर कीजिए। लेकिन LIC पता नहीं मैनेजमेंट इतना क्रूएल एम्प्लॉय के ऊपर क्यों होता है, डेवलपमेंट ऑफिसर के ऊपर इतना क्रूएल क्यों? हम क्या किए थे उनके कि हमारे ज़िंदगी बर्बाद करे? मैं एक फर्स्ट डिवीज़न कैरियर का स्टूडेंट हूँ। मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न है मेरा, +2 साइंस फर्स्ट डिवीज़न है, +3 साइंस फर्स्ट डिवीज़न है मेरा। लेकिन फिर भी आज मैं बेकार घूम रहा हूँ। ये सुनकर आपको हैरानी होगा कि मैं कितनी बार ट्राई कर चुका हूँ, आज तक कोई जॉब भी नहीं हो रहा है मेरा। सब जगह करप्शन भी, इतना कंपटीशन बढ़ गया है, उम्र भी हो गया है, और जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ लेकिन जॉब भी नहीं हो पा रहा है। और इसी सिचुएशन में मेरे फाइनली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, जब पहली बार उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट हुआ तभी हमने उसी समय भारतीय जनता पार्टी ने एक इश्तेहार जाहिर किया कि हम जब आएंगे, अगर उड़ीसा में गवर्नमेंट करेंगे, नरेंद्र मोदी जी आए उड़ीसा में, और हम उड़ीसा में अगर गवर्नमेंट करेंगे तो करप्शन फ्री गवर्नमेंट करेंगे, और जिन लोगों का सब ग्रीवेंस है हम सुनेंगे। ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में इश्तेहार में बोले थे। और जब गवर्नमेंट आया, उड़ीसा में बीजेपी गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट आया, गवर्नमेंट आने के बाद उनका चीफ मिनिस्टर बने मोहन चरण मांझी जी, जो एक आदिवासी कैटेगरी से आए हुए हैं, बहुत सिंपल आदमी है मोहन चरण मांझी जी। तो पहली बार जब ग्रीवेंस किए तो हमने एक चिट्ठी लिखा, उनको ग्रीवेंस लिखा कि सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उड़ीसा, सर किस तरह से हमें भारतवर्ष के 2000 से ज़्यादा डेवलपमेंट ऑफिसर LIC ऑफ इंडिया के कन्फर्मेशन के बाद नौकरी से निकाले जाते हैं एट एनी एज, जो भी उम्र हो नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों? देखिए, हम जब चीफ मिनिस्टर के पास गए तो उनके साथ मिलने के लिए हमें उनके पास जाने के लिए हमको मौका नहीं मिला, क्योंकि उनके पास जितने सब पुलिस DCP वगैरह वहाँ पे थे, बोले कि देखो तुम चीफ मिनिस्टर के पास जाने के लिए सिर्फ हमारे जो सीनियर सिटीजन है, हमारे जो विकलांग आदमी है, जो हैंडीकैप्ड है, वही केवल चीफ मिनिस्टर के पास जा सकते हैं। अगर सारे लोग यहाँ पे 5,000 लोग इकट्ठे हुए हैं, अगर सारे लोग चीफ मिनिस्टर के पास जाएंगे तो चीफ मिनिस्टर तो रात हो जाएगा, 4,000 लोग वहाँ पे वेट के हैं। तो मैंने DCP सर जो थे भुवनेश्वर का तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं चीफ मिनिस्टर से मिलना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे पता था कि चीफ मिनिस्टर एक गरीब परिवार से आए हैं, एक उड़िया के परिवार से है, एक आदिवासी परिवार से है, एक गरीब का परिवार से जो आए हुए, वो एक गरीब का दुख मुझे समझेंगे, वो एक गरीब आदमी का दर्द को समझेंगे, यही मेरा उम्मीद था। और जो मंत्री वगैरह थे उनके पास जाने से वो समझेंगे नहीं, बोलो को यहाँ इधर उधर भेज देंगे। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, सर मुझे 1 मिनट के लिए चीफ मिनिस्टर के साथ बात करवाने दीजिए। तो उन्होंने बोला देखिए तुम वेट करो, इसके बाद हम देखते हैं, अगर होगा तो तुम्हें छोड़ेंगे। तो मैंने वहाँ पे वेट किया
5 मिनट 10 मिनट वेट किया। इसके बाद मैंने, उसने कुछ नहीं बोला, डीसीपी ने हमको नहीं बोला कि तुम जाओ उनके साथ मीट करो, तो मैंने ज़बरदस्ती यहाँ पे जाने के लिए कोशिश किया। तब वो उनका जो बॉडीगार्ड थे हमको अटकाया, वहाँ पर रोक दिए। तब चीफ मिनिस्टर ने हमें देख लिया। जब उनके बॉडीगार्ड ने हमको रोकने के लिए कोशिश कर रहे थे तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने हमको देख लिया। तो उन्होंने बोला इनको क्यों रोकते हो, भीतर छोड़ो, अंदर छोड़ो। तो बॉडीगार्ड ने हमको छोड़ दिया। तो सबसे खुशी की बात है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऐसे सिंपल आदमी है, हमको पता नहीं था, क्योंकि 25 साल में हम जो हमारा जो गवर्नमेंट नवीन सरकार जी के गए उनको तो हमने कभी मिला भी नहीं था। तो चीफ मिनिस्टर को सामने में नमस्कार हो गया, नमस्कार भी किया, सर नमस्कार, जय जगन्नाथ उनको बोला। तो डीसीपी वहाँ पे खड़े थे, बोले कि तुम खड़े होकर चीफ मिनिस्टर से अपना ग्रीवेंस बताओ। तो मैं खड़े होकर चीफ मिनिस्टर को ग्रीवेंस बताता था, तो चीफ मिनिस्टर मेरे हाथ को पकड़कर उनके पास मेरे चेयर में बिठा दिए और मेरे कंधे पे हाथ रखकर बोले कि क्या है तुम्हारा, क्या प्रॉब्लम है बताओ। और जब मेरे कंधे पे हाथ रख दिया ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने, तब मेरी आँखों में ऑटोमेटिक आंसू आ गए। पता नहीं मुझे आंसू भी रोना भी मेरे मतलब रोने की प्लानिंग में मैं नहीं गया था, लेकिन ऑटोमेटिक एक चीफ मिनिस्टर पहली बार मेरे हाथ कंधे में जो हाथ रख दिए तो मेरे आँखों में आंसू आ गया। और जो चीज़ मैं नॉर्मल में बताने वाला था वो सारी चीज़ उनको रोक कर बताया कि सर देखिए किस तरह से सारे ऑल ओवर इंडिया में हम एक गरीब परिवार से आए हुए हैं सर। मेरे पिताजी नहीं है, मेरे भाई भी गुजर गया है, मेरी माँ बेड रिडन है, ऑपरेशन के लिए भी उसके पास हमारे पास पैसा नहीं है, कहाँ से इतना पैसा कलेक्शन कर सकूँ, कौन मुझे हेल्प करेगा। हाँ, तो इस सिचुएशन में हमें जॉब से निकाला गया है। और तो उन्होंने बोला कि क्यों जॉब से निकाला गया। मैंने बोला सर इनका एक रूल है, ऐसा रूल गवर्नमेंट ने किया है कि अगर बिजनेस एजेंट के थ्रू में एजेंट रिक्रूटमेंट करना पड़ता है हमको, और हमारा काम है एजेंट को सुपरवाइज करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको ट्रेनिंग देने के बाद उनको बोलना कि बिजनेस जाओ करके ले आओ। अगर एजेंट बिजनेस नहीं कर पाते हैं तो इसका पनिशमेंट डेवलपमेंट ऑफिसर को पाना पड़ता है। तो चीफ मिनिस्टर ने वही मुझे बोले कि भाई अगर एजेंट काम नहीं करेगा तो उसका पनिशमेंट डीओ को क्यों दिया जाता है। मैंने बोला वहीं तो व्यतिक्रम है यहाँ पर, अगर एजेंट बिजनेस नहीं करता है तो डीओ को क्यों पनिशमेंट मिल रहा। तो मैंने बोला उनका रूल ही ऐसा है सर, स्पेशल रूल बनाया गया है। तो चीफ मिनिस्टर ने बोला कितने लोग, मैंने बोला 2000 से ज़्यादा सर सफ़र हुए हैं यहाँ पर। और आपको पता है कि किस तरह से ये मैनेजमेंट हैरास कर रहे हैं कि कोर्ट कचहरी के मामले में सालों साल गुजर रहा है, तारीख पे तारीख गिरा रहे हैं, और तारीख गिरा रहा है, काउंटर देने के लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं, कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं, लोग परेशान हो गए, हमारा यूनियन टूट चुका है, और जितने भी टर्मिनेटर डेवलपमेंट ऑफिसर है वो किसी और काम में सब लग गए हैं, लेकिन आज तक हम कोई काम में लग नहीं पाए और इसी को वेट करके आज तक बैठे हुए। तो मैं आपके पास यही रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ कि आप एक उड़िया लोग हैं और हम भी एक उड़िया लोग हैं। आपकी सरकार जब आए हुए थे उड़ीसा में तब बोले थे कि ये सरकार उड़िया अस्मिता की सरकार है, उड़िया गरीब की जितने दुख होंगे हम सुनेंगे। तो इसी आशा पे आपके पास आया हूँ, जो उड़ीसा के एक आप सर्वोच्च स्थान पे बैठे हुए हैं, और हमारा जो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के जो चेयरमैन है वो भी एक उड़िया है, उड़िया आदमी है LIC के चेयरमैन। तो उन्होंने बोला इनका नाम क्या है, मैंने बोला कि सिद्धार्थ महांती सर है, जो हमारा LIC के चेयरमैन है, वो भी उड़िया लोग हैं और हम भी उड़िया हैं। एक उड़िया के दुख एक उड़िया लोग ही समझ पाएंगे। तो इसी भरोसे में आपके पास आया हूँ, आप मुझे न्याय दीजिए। तो उन्होंने बोला कि उनके फ़ोन नंबर लाए हो। मैंने बोला नहीं सर, मैंने उनका फ़ोन नंबर मेरे पास नहीं है। ना ओके ठीक है। तो उन्हीं के पास, चीफ मिनिस्टर के पास हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठे हुए थे। वो बोले कि सर ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मैटर है, हम कैसे कर सकेंगे, ऐसे बोले। हमको पता था, हमको पहले से पता था, जब डिप्टी CM की कोई मिनिस्टर के पास हम अगर जाएंगे तो वो वही बात बताएंगे कि
ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हम कैसे इसमें दाखिल कर सकेंगे। लेकिन चीफ मिनिस्टर ऐसे सिंपल मतलब इतना दर्द, मेरे दर्द को समझ पाए वो, मेरे दर्द को, एक गरीब के दर्द को वो समझ पाए, अच्छी तरह से सुना। वो सबसे बड़ी बात है, 5 मिनट मेरी बात को सुने और चिट्ठी को पढ़े, और इसके बाद बोले कि जो भी हो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो या जो भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमारा गवर्नमेंट है ना, बीजेपी गवर्नमेंट है ना, ऐसे बोले डिप्टी सीएम को। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा गवर्नमेंट है ना, डबल इंजन का सरकार है उड़ीसा में। तो हम एक चिट्ठी, इमीडिएट लेटर टू द चेयरमैन ऑफ LIC टू रिकन्सिडर द जॉब अगेन इमीडिएटली, ऐसे उस मतलब CM खुद एक जो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है उस पर ऊपर लिख दिया और सील लगा दिए, और बोले कि तुम जाओ, अगर नेक्स्ट टाइम कब आते तो उनका नंबर लेके आना, हम उनसे बात करेंगे पर्सनली। तो हमको इतना खुशी आया कि एक चीफ मिनिस्टर होते हुए वो हमारे बात को सुने, अच्छी तरह से सुने, और इमीडिएट लेटर टू द चेयरमैन LIC ऑफ इंडिया, आज तक वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को वो लेटर चला गया है, चिट्ठी। वो सिद्धार्थ महांती जी को, वो उड़िया लोग हैं, वो भी खुद हमारे चीफ मिनिस्टर जब यहाँ पे शपथ ग्रहण उत्सव में आए हुए थे, शपथ ग्रहण उत्सव जब हमारे चीफ मिनिस्टर उड़ीसा का हो रहा था, तब हमारे गेस्ट के हिसाब से हमारे ऑनरेबल चेयरमैन आए हुए थे। तो वो सारी चीज़ वो उस समय याद किए और बोले कि हम उनका अगर फ़ोन नंबर होते तो ज़रूर हमको बताना, हम पर्सनली खुद उनको बात कर सकेंगे। तो कृपा हम हाँ, कहाँ से अगर ऑनरेबल चेयरमैन का हमें फ़ोन नंबर मिल सकेगा तो फिर से एक बार हम CM के पास जाएंगे और उनसे बोलेंगे कि सर आपने चिट्ठी लिख के दिए और आपने बोले थे फ़ोन नंबर, मैं फ़ोन नंबर लाया हूँ आपको बात करने के लिए। एक तो कोशिश कर रहा हूँ मैं, अभी तक लड़ाई जारी रहे मेरा पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ज़िंदगी इतना परेशानी में है। आई एम सफरिंग फ्रॉम इन सच ए पैनिक सिचुएशन, सच ए हॉरिबल सिचुएशन आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन फ्रंट ऑफ यू। इतना फाइनेंशियल क्राइसिस है, मतलब लड़ाई करने के लिए वकील ऐसा बोल रहा है, मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, वकील बोल रहा है कि फाइनल हियरिंग करवा दीजिए। अदर कोई एडवोकेट पकड़े कि इंटरिम पीरियड के सैलरी रिलीज करवाने के लिए, वो भी पैसा मांगेगा। बिना पैसा से कुछ काम नहीं होगा ना। तो इसी सिचुएशन में मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ। और सबसे बहुत बड़ी बात है कि अनुपदा लेबर कमिश्नर से, हाँ, बीच में फिर से हमको लेबर कमीशन ने बुलवाया था, भुवनेश्वर सेंट्रल लेबर कमीशन ने हमको बुलाया था। हमने चिट्ठी उनको लिख के दिया था कि सर हम लेबर एक्ट के अनुसार हम वर्कमैन है, क्योंकि उनको सारी चीज़ हमको लेबर कमिश्नर को बताया कि सर सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच जजमेंट ने SK वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच जजमेंट में डेवलपमेंट ऑफिसर एज ए वर्कमैन बोला गया था। तो इसके बेसिस में हम वर्कमैन है, और जितने हमारा जो लेबर ट्रिब्यूनल जो केस हुआ था उसमें भी हमको वर्कमैन साबित किया गया है लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से। हम वर्कमैन के बेसिस में बिना कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, बिना कोई हमारा जो बोलते हैं डिपार्टमेंटल इंक्वायरी एंड को श्रृंखला जो बोलते हैं डिसिप्लिनरी एक्शन, बिना कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और बिना कोई डिसिप्लिनरी एक्शन के बिना, जो कुछ हाई कोर्ट ने भी ऐसा बोला हुआ है कि बिना कोई डिसिप्लिनरी एक्शन और कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बिना किसी कन्फर्म एम्प्लॉय को नौकरी से निकालना भी गलत है। लेकिन उसको प्रूव करने के लिए भी टाइम की ज़रूरत है ना। कोर्ट कचहरी के मामले तो ज़िंदगी चला जाएगा। जैसे मुन्ना लाल जी का केस 10 साल से गुजर रहा है, उसी 10 साल के अंदर 8 साल में टेम्पोररी एम्प्लॉई सुप्रीम कोर्ट से जीत कर वो जाकर नौकरी में ज्वाइन हो गए, लेकिन हम आज तक ज्वाइन नहीं हो पाए क्योंकि यूनियन हमारा अभी टूट चुका है, लोगों की भरोसा टूट चुका है, बार बार फेलुअर मिल रहा है। तो इसमें क्या करें? तो अभी क्या करें, सेंट्रल लेबर कमीशन ने हमको बुलाया था पिछले महीने, तो हम गए थे। तो LIC के सेल्स भी आए हुए थे वहाँ पर, डिविजनल सेल्स मैनेजर भी आए थे। तो हमारे साथ आर्गूमेंट लगा, तो हमारे सारी चीज़ सुने, सेंट्रल लेबर कमीशन ने सारी चीज़ सुने।
तो हमने बोला कि सर अगर डेवलपमेंट ऑफिसर को एक पनिशमेंट का रूल लागू है, बिजनेस नहीं कर पाते तो डीओ को टर्मिनेट किया जाता है, तो आप भी मार्केटिंग कैडर से आते हैं तो आपको ये टर्मिनेशन रूल मार्केटिंग कैडर को सबको लागू होना चाहिए, आपको क्यों लागू नहीं है? लेबर कमिश्नर ने बोला है तो सही सवाल के है ये, अगर एक मार्केटिंग कैटेगरी को ये टर्मिनेशन रूल लागू है तो आप भी मार्केटिंग कैटेगरी से आते हो, आपको भी टारगेट होता है, तो आपको क्यों टर्मिनेशन किया नहीं जाता है? तो उन्होंने बोला कि सर उनका जो डेवलपमेंट ऑफिसर का जो रूल है ये तो स्पेशल रूल है और स्पेशल रूल की वजह से ऐसा किया गया, हम क्या करेंगे? स्पेशल रूल बनाया गया है, गवर्नमेंट ने बनाया है, हमारे लिए ऐसे कोई रूल नहीं है। हम हमारे लिए जो रूल है हम तो परमानेंट है। तो उन्होंने बोला कि लेबर कमिश्नर ने बोला अच्छा ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बनवाया है, जो गवर्नमेंट रूल बनवाया है तो गलत है, सरासर गलत है। तो एलआईसी ने बोला हम क्या कर सके, हम तो रूल के बेसिस में उसको टर्मिनेशन किया। लेकिन सेंट्रल लेबर कमीशन ने बोला रूल के बेसिस में टर्मिनेशन किया सच, लेकिन रूल लगने से पहले वो वर्कमैन है, एक वर्कमैन को टर्मिनेशन करने से पहले उसको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करना चाहिए, उसका क्या प्रॉब्लम है, उसको अगेंस्ट पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए। आपने किया उसके लिए? तो उन्होंने बोला नहीं सर, उसको हमने 3 चांस दिए, वो नहीं कर पाए, हमको निकाल लेना है। ऐसे कैसे हो सकता है? 3 चांस में उसको निकाल लेना है। इसको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करने का कोई रिपोर्ट है आपके पास? डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का कोई रिपोर्ट है, डिसिप्लिनरी एक्शन का कोई रिपोर्ट है आपके पास? वो चुपचाप रह गए। तो हमारे सेंट्रल लेबर कमिश्नर हमने पूछा कि देखिए सर आप ये तो मैटर हमको पूरा दगलबाजी लगता है, क्योंकि ये तो एक काम तो बड़ा इलीगल लगता है, हम इसको फॉरवर्ड कर देते हैं सीजीआईटी को, हम इसको सीजीआईटी में फॉरवर्ड कर देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को फॉरवर्ड कर देंगे, यहाँ एक केस वहाँ पे फाइनल होगा। मैंने बोला सच सीजीआईटी में अगर जाऊँगा तो फिर से पैसा चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट को वकील को पैसा देने के लिए मेरे पास तो सर पैसा नहीं है। 50,000 रुपये सीनियर एडवोकेट डिमांड करता है, पैसा नहीं है, इसीलिए तो मैं केस फाइट नहीं कर पा रहा हूँ। आज तक मैं पैनिक सिचुएशन में, हॉरिबल सिचुएशन में गुजर रहा हूँ। पैसा नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, ऊपर से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है, घर में मैं अकेला हूँ, ऊपर से मेरी माँ 75 ईयर्स ओल्ड मदर है, वो भी बीमार है, कहाँ से लाऊँ मैं पैसा? उसकी ऑपरेशन के लिए भी अभी 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, मैं कहाँ से जुगाड़ करूँ? कौन मुझे हेल्प करेगा इस सिचुएशन में? हमारा कोई हेल्थ कार्ड भी नहीं है। हेल्थ कार्ड क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत ट्राई किया हेल्थ कार्ड के लिए, लेकिन हेल्थ कार्ड वो करते नहीं है। जो लोग बड़े लोग हैं वो जो लोगों का कार है उन लोगों का हेल्थ कार्ड है, लेकिन हम लोगों का हेल्थ कार्ड नहीं है। उस समय मैं जब नौकरी कर रहा था तो बोले कि तुम्हारा बेटा नौकरी कर रहा है, तुम्हारा हेल्थ कार्ड नहीं होगा, काम ख़त्म, और तभी से अभी तक नहीं कर रहे। तो इस परेशानी में हम कहाँ से, कौन मुझे सपोर्ट करेगा? आपके सामने मैं वीडियो में रख रहा हूँ और आपको मैं फोर्स भी नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं उसमें कुछ बताऊँगा कि कुछ डेवलपमेंट ऑफिसर बोलेंगे कि ये कुछ बोल रहा है अपने स्वार्थ के लिए कुछ बोल रहा है, मैं कुछ बताऊँगा नहीं सपोर्ट करने के लिए। यही वीडियो मैंने इसीलिए किया हूँ कि मेरे जो 10 साल का जो दर्द है, आज तक मैं लड़ाई कर रहा हूँ अकेला, कोई मुझे सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, मैं खुद ही खुद लड़ाई कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी पॉजिटिव की चीज़ है, मेरा स्टे चल रहा है, किस बेसिस में ना, सुप्रीम कोर्ट का जो एशियन रीसर्फेसिंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जो जजमेंट रिसेंटली हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि अनटिल द मेन मैटर इज कंटिन्यूइंग इन द कोर्ट द स्टे विल बी कंटिन्यूड वेदर इट इज़ क्रिमिनल और सिविल केस। तो इसके बेसिस में हमारा स्टे तो कंटिन्यू हो रहा है। उसको अभी तो का एडवर्स ऑर्डर भी उसमें अगेंस्ट में पास नहीं हुआ है। तो मैंने इसके बारे में LIC को तो लिख के बार बार दिया, 50 बार LIC को हमने लिख के दिया, रजिस्ट्री पोस्ट में लिख के दिया, फिर से ईमेल में लिख के दिया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिला। लेकिन हम जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लिख के दिया, हम जब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को लिख के दिया, तो उन्होंने इसको अच्छी तरह से उन्होंने मेरी जो रिक्वेस्ट वो अच्छी तरह से सुनवाई किए। सुनने के बाद LIC को उन्होंने लेटर में लिख के दिए कि उसके केस को इमीडिएट टेकअप कीजिए। तो हमने LIC को लिख के दिया कि सर आई एम नॉट एबल टू फाइट इन द कोर्ट ड्यू टू सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस,
my situation is so and so. So I want to withdraw my case. Kindly consider my case seriously and give me any alternate job in your office. Rather I will die in starvation. तो उन्होंने LIC ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रिप्लाई लिख के दिया, सर इट इज़ नॉट टेनेबल, हिज केस इज पेंडिंग। मैंने बोला कि मेरा स्टे कंटिन्यू हो रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला। इट इज़ नॉट टेनेबल, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। बार बार लिख के दिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, फिर भी LIC सेम रिप्लाई, बड़ा लंबा चौड़ा रिप्लाई लिख के दे देता है, इट इज़ नॉट टेनेबल, इट इज़ नॉट टेनेबल, इट इज़ नॉट टेनेबल, वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर इट। फिलहाल हमने चीफ मिनिस्टर के पास गए। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी अच्छी तरह से मेरी बात को गंभीरता से सुने और उनको लिख के दिए, फिर भी आज तक मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है। और फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से मेरे जितने सीनियर डेवलपमेंट ऑफिसर्स है, मेरे बड़े भाई है, यूनियन लीडर्स यहाँ पे है, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग की जो काम है सराहना की चीज़ है। आप डेवलपमेंट ऑफिसर के बेनिफिट के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट ऑफिसर है, जो जॉब में है, उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जॉब सिक्योरिटी के लिए नोएडा BMS लगे हुए हैं, उनकी तो वो अपने काम में लगे हुए, पता नहीं जॉब सिक्योरिटी कब आएगा, टाइम लगेगा, बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन जब तक टाइम लगेगा तब तक तो ज़िंदगी नहीं बचेगा ना, ज़िंदगी बचने वाला नहीं। सब लोग बोलते हैं कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या, 10 साल से पॉजिटिव रहते रहते थे, आज का सिचुएशन